जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस वीडियो में और पुरानी वीडियोस में भी। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे गॉस थ्योरम की हेल्प से। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ तो हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे। 3 पार्ट हम ऑलरेडी आपके बीच में ला चुके हैं। आज हम 4th पार्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं, एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या कंडीशंस होंगी। और हमने आपको जैसा कि पुराने लेक्चर्स में बताया है, आपने अगर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर बार आर पे यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमने डबल सीट सिंगल सीट का एग्जांपल देखा तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसमें हमने देखा कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या इस एप्लीकेशन नंबर 4 में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए एप्लीकेशन नंबर 4 शुरू करते हैं। नाम क्या है इसका? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देखिए शेल का मतलब हुआ कि ये अंदर से शायद हॉलो लिया जाएगा। शायद क्या हॉलो ही है। शेल का मतलब ही है कि वो हॉलो होगा। हॉलो का मतलब है कि जो भी मास होगा वो उसके सरफेस पर होगा, अंदर बिल्कुल वो हम ये मान के चलेंगे कि वैक्यूम क्रिएट हो गया उसके अंदर। चलिए यहाँ पर हम एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्फीयर और ये है हमारा सेंटर। चूंकि वो हॉलो है तो अंदर तो कोई हम यहाँ पर कुछ मानेंगे नहीं, है ना, वैक्यूम मान लेते हैं। तो क्या होगा कि इसके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भाई आप कोई ना कोई चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, लेकिन नॉर्मली हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज लेना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस पूरे के पूरे स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब आप जानते ही हैं कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से लगातार आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जा रही होंगी, है ना। लगातार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? आउटवर्ड जाती हैं, बाहर की तरफ चली जाती हैं। क्यों? तो जहाँ जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेंगे। कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ कहाँ निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से हमें इस डेरिवेशन में 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होगा। पहला पॉइंट होगा आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम कहाँ लेंगे? एट द सरफेस ऑफ शेल। और तीसरा लेंगे इनसाइड द शेल। ये 3 जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं। हम आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, सबसे पहले हम ये निकालने की यहाँ से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ना, पॉइंट P नाम दे देते हैं इसको, जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये पूरा डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया है, तो इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूँ ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि ये। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो आपने स्फीयर लिया है भाई, इसका कुछ तो रेडियस होगा ना। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल R है। ध्यान रखना कैपिटल R रेडियस है, लेकिन स्मॉल r P तक का डिस्टेंस है। पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या लिया है? इसको हमने स्मॉल r लिया है। अब जाहिर सी बात है कि आपको चूंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस लेना ही पड़ेगा। ये है मेरा गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ तो एरिया होगा और उस एरिया में एक डायरेक्शन होगी, तो हम उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो ds वेक्टर जो है वो हमेशा आउटवर्ड ही होता है, तो मैंने इसलिए उसको आउटवर्ड दिखा दिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी इंटेंसिटी होगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया है ना आपने, तो ये ऑलवेज आउटवर्ड ही जाएगा। तो अगर हम इस गॉसियन सरफेस को लेकर के यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करके पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालने का कोशिश करें तो देखिए क्या बनेगा माहौल। फिलहाल ऐसा करते हैं, इनको हटा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम 3 पॉइंट्स पर निकालेंगे भाई, आउटसाइड भी निकालेंगे एक बार, ठीक है ना, एक बार सरफेस पर निकालेंगे और एक बार हम उसके इनसाइड चले आएंगे, अंदर की तरफ चले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी चीज़ें देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको ना इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है, इसके मार्क्स होते हैं, यानी आपको बताना होगा वी हैव अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज। सो ऐसे आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, और प्लस आप फिर ये मेंशन करेंगे दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ड्यू टू दिस चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो देखिए, सबसे पहला काम आप जानते हैं कि आपको जब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करनी है, हमने आपको कहा था कि एप्लीकेशंस का एक पेट फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पहला इक्वेशन मिलेगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, गॉस की थ्योरम अप्लाई कीजिए, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। बस इक्वेट करने के बाद आपको वहाँ पर देखना होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, लीनियर हो रहा है या वॉल्यूम में हो रहा है। जैसा भी हो रहा होगा वहाँ से क्यू निकाल के वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप यहाँ देखें जो मैं कर रहा हूँ तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होगा, इस एरिया के अंदर से लगातार बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर जा रही होंगी। तो जब किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर जाती हैं तो वहाँ फ्लक्स जनरेट होता है। तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस वहाँ पर है ds फाई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ e इंटू ds। देखिए ये आप ध्यान रखना कि ये जो स्टेप होता है, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसको e इंटू ds लिख देते हैं समय बचाने के लिए। मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पर हमेशा वेक्टर का साइन जरूर लगाएं, वेक्टर हटाएं, कॉस लगाएं, पूरा प्रोसेस करके दिखाएं, नो नीड टू गो फॉर अ शॉर्टकट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको e इंटू ds लगा देंगे, इंटू कॉस थीटा लगा देंगे। चूंकि थीटा 0 डिग्री है, यहाँ देख सकते हैं आप, कैसे पता कि थीटा 0 है भाई, थीटा किसके बीच में लेना होता है, जो दो वेक्टर क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट में लिखे गए हैं ना, उन्हीं के बीच का एंगल लेना होता है। तो यहाँ देखिए e और ds की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ये यूँ कह लो कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना हो सकता है, 0, दैट्स वाई थीटा इज 0। क्लोज इंटीग्रल ऑफ e इंटू ds, ये कॉस 0 हो जाएगा, तो e इंटू डी एस इज इक्वल, ये इसकी वैल्यू 1 पुट करके मैंने दैट कर दिया। आई थिंक आपको समझ आया होगा भाई, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई ना, तो मैंने सीधे ये पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ ये तो लीजिए आपकी इक्वेशन 1 आ गई। मैंने आपसे यही तो कहा था कि पहली इक्वेशन की हेल्प कौन करेगा, गॉस थ्योरम सेकेंड इक्वेशन देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो हमको फर्स्ट इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर चाहें आप तो आप ये स्टेप ना करके सीधे भी ये लिख सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब देखिए क्या होता है ना, माइंडसेट टीचर को समझ में आता है कि बच्चे ने डायरेक्ट लिखा है तो हो सकता है कहीं से कॉपी किया हो, इसलिए आप मेंशन जरूर कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलिए नाउ अब क्या होगा, देखिए भाई ये हमने गॉसियन सरफेस लिया है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कुछ चार्ज भी होगा, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी पाथ होती है जिसपे से चार्ज पास करता है। तो भाई इस सरफेस ने कुछ चार्ज तो इनक्लोज किया होगा ना, अगर हम उस इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 कर दें तो फ्लक्स मिल जाता है। यही गॉस थ्योरम था, तो हम लिख देंगे नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस होगा, अगर आप उसका 1/ε0 टाइम्स कर दें तो आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो लीजिए ये भी फाई का वैल्यू हो गया, ये भी फाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे, ठीक है। स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई ये आ जाएगा e
क्लोज्ड इंटीग्रल ds। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो नहीं किया था ऐसा। देखिए क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन उसी के पास लगेगा ना जिसके साथ ds लगा हुआ है, जहाँ d लगा हुआ है, क्योंकि आप किसको इंटीग्रेट करोगे, किसको बड़ा करोगे, जो ऑलरेडी छोटा है। e तो देखो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, छोटा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन ds के पास चला गया, इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम बार बार कह चुके हैं कि आपको क्लोज इंटीग्रल ds क्या दिखाता है भाई, ये आपको टोटल सरफेस एरिया दिखाता है, टोटल सरफेस एरिया। ये वाला क्लोज इंटीग्रल भी टोटल सरफेस एरिया को दिखा रहा है, तो e इंटू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, ये हम जो डिस्टेंस लेंगे ना पूरा, ये डिस्टेंस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक और स्फीयर बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और स्फीयर बन जाएगा। सिमेट्रिक कंडीशन याद है ना आपको, तो सिमेट्रिसिटी की वो कंडीशन मेंटेन करने के लिए, बल्कि आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये बड़ा स्फीयर बना करके ये गॉसियन सरफेस यहाँ ना ले करके यहीं पर ले लें, है ना, ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि यहाँ पर ले लें आप। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी, ये ds को बाहर भेज दीजिएगा, इसको बाहर भेज दीजिएगा, है ना, तो ये कंडीशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये पूरा एक यूनिफॉर्म स्फीयर बन जाएगा इस तरीके से, लेकिन वो इमेजिनरी होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से बन रहा है ना। तो पी पॉइंट चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे इधर लें, चाहे इधर लें, इधर लें, कहीं भी लें, डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम आने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस अगर सेम है, चार्ज अगर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वली आता है। तो यहाँ के बजाय गॉसियन सरफेस वहाँ मेंशन कर लें, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई बात। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखिए कैपिटल R, इसका रेडियस, वैसे आपको लगा होगा टोटल सरफेस लेने के लिए सर इसका रेडियस लो, लेकिन ध्यान रखना हमने चेंज कर लिया, हमने गॉसियन सरफेस वहाँ ले लिया, तो अब हम उस बड़े वाले स्फीयर का क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। तो उसका रेडियस है स्मॉल r स्क्वायर, इज ये q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस पूरे टर्म को नीचे भेज दूँ तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, r का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये होगा आपका कहाँ पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। पहचानते तो होंगे ना इसको आप, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, इसको तो पहचानते ही होंगे ना भाई। देखिए ये वही फॉर्मूला है जो हमने आपको पहले कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम स्फीयर से दूर कहीं चले जाएं, मान लीजिए स्फीयर वहाँ रखा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो भाई मुझे यहाँ से देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज दिखाई देगा ना, समझिए बात को। अगर हम दूर चले गए और दूर से हम उस चार्ज पार्टिकल को देखेंगे तो हमारे लिए वो चार्ज पार्टिकल कैसा दिखाई देगा, वो पूरा जो स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा ना। तो पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी पॉइंट चार्ज वाला ही होगा। तो देखिए ना यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला किसका है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही तो है, तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर द यूनिफॉर्मली, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया, अब बात समझे ना भाई। दूर से देखने पे कोई भी चीज छोटी दिखती है कि नहीं दिखती है ना। जस्ट लाइक दैट, अगर आप कहीं इसके दूर कहीं पॉइंट पे खड़े हैं और वहां से आप उस स्फीयर को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो स्फीयर एक छोटा सा पार्ट पॉइंट चार्ज आपको दिखाई देगा। तो दैट्स वाई हमने आउटसाइड का जो पॉइंट चार्ज, जो भी पॉइंट लिया है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा। और ये बनने का रीज़न है, ये दिखा ही रहा है कि भैया ये जो फॉर्मूला है वो तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। तो हाँ, तो दिक्कत क्या है भाई, किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका जो स्फीयर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो भी पॉइंट लेंगे आप आउटसाइड द स्फीयर, है ना, जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है वो कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो उसका फॉर्मूला भी वैसा आ जाएगा। लीजिए, तो ये था आपके पास आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, उसका कंप्लीट डेरिवेशन। हमने आपसे कहा था कि इसमें हम आपको 3 पार्ट कराएंगे, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको पूरा देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें इसका एक बार, तो हम लोग आगे बढ़ें फिर। डन। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पॉइंट को वहाँ P से उठा करके कहाँ ले आएंगे, सरफेस पर ले आएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते बढ़ते
कुछ बातों पे चर्चा ये कर ली जाए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पर है। सेकंड पॉइंट होगा ये हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पर। तो ये जो बाहर की तरफ जो हमने ये सब कुछ बनाया है इसको तो रहने दो, बस गॉसियन सरफेस अब वहाँ से उठा करके कहाँ ले आओ। बल्कि आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब आप आउटसाइड द सरफेस निकालें तो गॉसियन सरफेस यहाँ ना लें, वहीं पर लें, ठीक है, वरना आपको बाद में फिर आर की वैल्यू पुट करने में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट अब हमारे काम का तो रहा नहीं, हटा दीजिए इसको यहाँ से। कहाँ आ गए हैं अब आप आ गए हैं सरफेस पर। इस पॉइंट को भी भूल जाइए। तो इस बार हम गॉसियन सरफेस यहाँ ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक। पॉइंट पी कहाँ है? बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर है तो इसका मतलब पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है? जितना रेडियस है, जितना हमारा रेडियस है। भाई ds वेक्टर आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें बाहर की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली वही कंडीशंस हैं जो पहले थी। तो यहां पर आप क्या करें, वी नो दैट हम सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कहां पर? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर पर। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये तो हम अभी डिराइव करके आ ही रहे हैं ना, और प्लस हम वैसे भी जानते हैं कि ये फॉर्मूला। अच्छा जरा मुझे ये बताइए कि जब हम पॉइंट P को सरफेस पर ले आएंगे तो क्या बदला? ना तो इस पे चार्ज बदला, ना गॉसियन सरफेस की डायरेक्शन बदली, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली। बदला क्या? केवल डिस्टेंस ही तो चेंज हो गया। पहले हम आर डिस्टेंस पे थे, अब हम कैपिटल आर यानी रेडियस के डिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो केवल चेंज क्या हुआ? स्मॉल आर तो चेंज हुआ। क्या बन गया? स्मॉल आर। स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर। इसी फॉर्मूले में रिप्लेस कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला आ गया। देखिए यहां लिख दीजिए सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है? सरफेस पर। बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना। लेकिन मैं अभी आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए ये आप तब कीजिएगा, ये स्टेप जो हमने किया कि डायरेक्ट स्मॉल आर को रिप्लेस करके कैपिटल आर कर दिया, ये आप तब कीजिएगा जब ये कंप्लीट डेरिवेशन आप एक साथ कर रहे हो। मतलब पहला पार्ट निकाला फिर दूसरे पार्ट पे है, तब कीजिएगा। अगर मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो प्लीज ये डायरेक्ट स्टेप मत कीजिएगा। आप समझदार लोग हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। वही इक्वेशन नंबर 1 निकाला फ्लक्स से, फिर गॉस थ्योरम लगाई, फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये फॉर्मूला आएगा, है ना। नाउ स्मॉल आर इज रिप्लेस, बल्कि आप वहाँ सीधे डिस्टेंस कैपिटल आर ही पुट कीजिएगा ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस ये है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अब चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस बार गॉसियन सरफेस और पॉइंट पी कहां पर लिया है? एग्जैक्टली स्फीयर के सरफेस पर लिया है। तो क्या इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कैसा हुआ है? यूनिफॉर्मली हुआ है। नहीं, यूनिफॉर्मली तो हुआ है। कैसा हुआ है? सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी की कंडीशन लगा लेंगे बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। ए मतलब टोटल एरिया, ध्यान रखेंगे। क्लोज इंटीग्रल ds भी वही दिखाता है और ए भी वही दिखाता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये बताइए कि यहां से Q का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए आ गया ना। ए का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ सिंगल सीट। यहाँ पर हमको एरिया का फॉर्मूला ही मालूम नहीं था। मन मालूम था सिंगल सीट, आपने देखा था कि या तो वो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगल होगी, तो हम L/B कर सकते थे। लेकिन हमने कहा था वो इनफाइनाइट लेंथ की है, लेंथ मालूम ही नहीं था उसका, तो हम A इज इक्वल टू L/B नहीं कर सकते थे, तो A को A रहने दिया। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखें, यहाँ देखें आप जरा, आपको समझ में आना चाहिए। भाई एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए अभी ठीक इसके पहले जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, तब भी जब हमने क्लोज इंटीग्रल ds का वैल्यू पुट किया था ना, इसका वैल्यू पुट किया था हमने, तब हमने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिया था, क्योंकि तब वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे था। इस बार कैपिटल आर ले लेंगे इस चीज़ को। क्या हम ए की इस वैल्यू को यहाँ डाल सकते हैं? तो यहाँ से बेसिकली Q कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। उठाइए Q का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में डाल दिया आपने आर स्क्वायर,
4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या कैसा लग रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डबल पैरेलल सीट ऑफ चार्ज हो गई ना, उसी का तो फॉर्मूला है। तो जी हाँ, जब आप सरफेस पर चले आते हैं तो सरफेस पर आने के बाद आपका ये जो स्फीयर है, चूंकि आपने इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही तो लिया है गॉसियन सरफेस में, और छोटा सा पार्ट, किसी भी स्फीयर का छोटा सा पार्ट सिंगल सीट की तरह ही तो ट्रीट करता है ना भाई। अगर हम इस पूरे स्फीयर की छोटी सी लेंथ कंसीडर करें, ये तो इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सीट, और सीट समझ लीजिए। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला क्यों आया, तो डबल सीट का था, तो भैया एक सीट यहाँ पर लोगे तो ठीक, इसके पीछे भी एक अपोजिट सीट लेनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, तो 2 पैरेलल सीट हो गई। अब ये डिस्कशन का पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डबल लेने की क्या जरूरत है। अभी हम जब थर्ड पॉइंट पे आएंगे तब आपको बताएंगे कि डबल सीट लेने की जरूरत क्या है। फिलहाल आपको हम क्लियर कर दें कि एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपको Q गिवन है, R गिवन है, तो आप डेफिनेटली यही इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है और तब मैं कह रहा हूँ कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालिए सरफेस पर, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये लीजिए, ये था सरफेस पर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश हमारी यही है कि चीज़ों को आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाए। चलें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या बाकी रह गया? हमने कहा था ना कि 3 पॉइंट पे निकालेंगे भाई। 2 पॉइंट कवर हो गए, 2 पॉइंट हुए कि नहीं? हो गए। अब क्या बचा? इनसाइड वाला केस बचा। ध्यान, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इनसाइड वाले केस का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम सेंटर कह रहे हैं। पहली बात मैं एक क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑफलाइन जब टीचिंग हम करते हैं तो हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इनसाइड का मीनिंग सेंटर से ले लेते हैं। देखो, इनसाइड का मतलब कि अंदर कहीं भी पॉइंट, सेंटर भी ठीक है, लेकिन यहां पर केवल सेंटर नहीं ले सकते आप। ठीक है, चले, तो ये था आपका स्फीयर, ये था आपका सेंटर O, और आपने कहा था कि इस पूरे पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रखा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के साथ साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो तीसरा वाला जो एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं हम? इनसाइड द स्फीयर, सॉरी स्फीयर हो गए। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। तो अब हम स्फीयर के अंदर आ चुके हैं। कहां पर? यहां मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस है ये वाला? R डैश मान लें, क्योंकि हम कैपिटल R ऑलरेडी मान चुके हैं, स्मॉल r मान चुके हैं, R डैश मान लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो, जैसे अभी हमने बाहर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया था ना, ऐसे अंदर भी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए, ये रहा पॉइंट P, ये रहा वो गॉसियन सरफेस, ये रहा वो गॉसियन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर बाहर जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें ds वेक्टर, E वेक्टर भी बाहर जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए, E वेक्टर के बारे में चर्चा भी फिर की जाएगी। भाई ये है हमारा वो इमेजिनरी स्फीयर जो हमने अंदर बनाया है, क्योंकि हमें वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होता है, जैसे P पॉइंट पर निकालना है, तो हमें वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है ना। तो गॉसियन सरफेस भैया किसी सरफेस पर ही लोगे तो आपको एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। मैंने बना दिया है यहाँ पर स्फीयर। अच्छा, स्फीयर बना दिया और वहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको निकालने के लिए बोला गया है। चलिए निकालते हैं। वी नो दैट E कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? क्या आपके इस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा, लाइन पास कर रही होगी? यस और नो? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस जगह से, इस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होगी? भाई चार्ज यहाँ रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ से यहाँ जा रही होगी ना। यहाँ क्या करने आएगी? ये चार्ज सेंटर पे थोड़ी रखा है जो यहाँ से वहाँ जाएगा, वो तो आपके स्फीयर पे बटा हुआ है ऊपर, तो वो तो वहाँ से बाहर जा रहा है। भाई उस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की जर्नी वहाँ से शुरू हो रही है, तुम यहाँ खड़े हो, है ना, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे महसूस होगा? नहीं हो सकता ना। तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा?
क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा? क्या केस के अंदर क्यू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्यू वहीं पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही वो इमेजिनरी पाथ होते हैं जिसपे से क्यू चार्ज मूव करता है अगर उसको ऐसा करने दिया जाए तो। और जब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो वहाँ पे क्यू कैसे मूव करेगा? जहाँ ट्रेन की पटरी ही नहीं है वहाँ ट्रेन कैसे चल सकती है? वहाँ ट्रेन जीरो हो जाएगी। सो फॉर इनसाइड पॉइंट Q इज इक्वल टू 0 एट, सिर्फ Q इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे सो ये आ जाएगा आपके पास कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कितनी हो गई? 0। एक तो रीज़न ये था, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट तक रहें, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं कि एक तो रीज़न ये रहा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 क्यों हुई। आइए हम दूसरा रीज़न बताते हैं आपको कि दूसरा भी रीज़न हो सकता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का। 0 ही रहेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगातार बाहर हो रही होंगी इस तरीके से ना। तो हमने अभी कहा कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर हो रही होंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। तो चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रही होंगी तो इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगी। तो इसलिए हमने कहा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगी तो उस पर चार्ज भी नहीं ट्रेवल करेगा, तो फिर इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज इनक्लोज ही नहीं होगा। अब चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो फाई कितना हो जाएगा? 0। गॉस थ्योरम में आप क्यू का वैल्यू 0 पुट करके देखिए, ये देखिए ना, फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 हो गया। और जब तुम इसको क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds के साथ इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मिलेगा, तो वही तो लिखा हमने 0। लेकिन दूसरा क्या कारण बता सकते हैं आप? ये तो था प्रूविंग वाला कारण। थ्योरेटिकली आप इसको किसी को कैसे समझा सकते हैं कि हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 होगा? देखिए ये तो क्लियर हो गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि जब हम एट द सरफेस निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। हमने आपसे कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम एक छोटा सा पार्ट किसी भी स्फीयर का लेते हैं तो वो एज अ सिंगल सीट बिहेव करता है कि नहीं करता? अच्छा, अभी हमने जब सिंगल सीट की डेरिवेशन की थी तो हमने आपको उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे सिंगल सीट है तो अगर ये पूरा एक सीट है, पूरे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी आ रही होंगी और उधर भी जा रही होंगी। वो हम लेते एक ही तरफ थे लेकिन जाएंगे तो दोनों तरफ। तो अगर इस सीट की मैं बात करने लगूँ तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। देख लीजिए, बात ध्यान से सुन लीजिए। आपने प्रूव कर दिया लेकिन एक टीचर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बेटा सिंगल सीट का फॉर्मूला है ना, ये सॉरी सीट का फॉर्मूला है ना, ये सीट हो गई, ये सीट हो गई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। तो आप मना नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जाएगी। तो बेटा जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से भी तो पास हो जाएगी, और जब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो वहाँ चार्ज होगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? शायद आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ। मजा आया? समझ में आया? भाई देखिए, आप अगर इसको फॉर्मूला बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सेकंड पार्ट के फॉर्मूले में जाएंगे तो ये आया था। इसका मतलब है कि ये कुछ पार्ट इसका सिंगल सीट की तरह, यानी सॉरी सिंगल सीट नहीं, सीट की तरह बिहेव कर रहा है, पैरेलल सीट की तरह। तो अगर ये पैरेलल सीट की तरह बिहेव कर रहा है तो पैरेलल सीट को अभी ध्यान ना रखते हुए हम केवल एक सीट डिस्कस करें। ये सिंगल सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ भी जा रही होंगी, यहाँ भी जा रही होंगी। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है, तो इस एरिया से भी पास हो रही होगी। तो अगर इस गॉसियन सरफेस से फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो इसमें चार्ज तो पक्का इनक्लोज हो गया। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा? आइए हम बताते हैं। हमने ये फॉर्मूला जो बनाया है ये सिंगल सीट का नहीं है, ये पैरेलल सीट का है। तो ठीक इसके पीछे यहाँ पर आप एक और सीट लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक और सीट लेना पड़ेगा। ये सीट कैसी है? ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है। ये सीट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी आएगी। अब आप देख सकते हैं जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर है, क्योंकि सेल कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। भाई जितना चार्ज यहाँ है उतना वहाँ है। हम लोगों ने, याद होगा आपको कि जब पैरेलल सीट वाला केस किया था तो उसमें हमने लिया था ना एक बीच इन बिटवीन वाला केस लिया था, बीच वाला केस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इस सिचुएशन में दोनों प्लेट के बीच में यहाँ किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था उस समय? 0 आ रहा था। यहाँ क्यों 0 हो रहा है? भाई देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अपोजिट से बराबर है और अपोजिट है।
तो हमने कंडीशन बताई थी कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल अपोजिट होंगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। क्लियर हो गया? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। कोई भी पेड़ ले लीजिए, यहां पर आप शीट लेते हैं तो अंदर जाएगी, तो ठीक इसके पीछे भी तो एक शीट होगी, उसका भी अपोजिट इस तरीके से आएगा, कैंसिल कर दिया। यानी इनसाइड में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और चूंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ही नहीं। अंदर फील्ड नहीं बचेगा तो चार्ज भी नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ये तो था दूसरा रीजन जिसको हम थ्योरेटिकल रीजन कहते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। ये तो फॉर्मूला, तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, आपको कॉपी में लिख करके आ जाना, समझाना किसी को कैसे ऐसे समझाना। तीसरा रीजन जो बहुत सारे जगह पर सुनने को मिलता है, अगर हम बाकी इतना डिस्कस भी ना करना चाहें, बहुत आसान शब्दों में समझना चाहें तो सीधी सीधी बात है भाई, हमने शुरुआत में कहा था कि हम इस स्फीयर के अंदर क्या मानेंगे, वैक्यूम मान के चलेंगे, क्योंकि ये पूरा सेटअप वैक्यूम में रखा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये फार्मूला कह रहा है। एप्सिलॉन नॉट जगह जगह लग रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा सेटअप वैक्यूम के अंदर है। अगर ये पूरा सेटअप वैक्यूम में है तो हम स्फीयर के अंदर भी वैक्यूम कंसिडर कर सकते हैं, कर लेते हैं, सकते हैं नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं ईज के लिए। अगर ये वैक्यूम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आइए, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप जानते हैं किसी चार्ज को कहीं भी स्टोर करने के लिए आपको मास की रिक्वायरमेंट होती है, मास बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। आप वैक्यूम में चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक बॉडी चाहिए, इसके ऊपर चार्ज आएगा, ये मार्कर है, इसके ऊपर चार्ज रखूँगा चार्ज आ जाएगा। हवा में चार्ज को छोड़ूंगा तो नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि उसको एक मास बॉडी चाहिए। क्या इसके अंदर कोई मास है? अगर मैं इनसाइड एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर कोई मास है पी पॉइंट के अराउंड? नहीं है। तो यहाँ पे क्या कोई चार्ज स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्यू का वैल्यू फिर हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था हमारे पास तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। इसका जरा हम तीनों फार्मूले एक साथ लिख करके जरा डिस्कस करना चाहेंगे कि इसके तीनों फार्मूले क्या थे जो भी हमने तीनों केस में निकाले, क्योंकि जब आप तीनों फार्मूलों को एक साथ लिखेंगे देन यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस डेरिवेशन। आउटसाइड चलते हैं पहले। क्या था फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड की बात कर लो तो इनसाइड कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आर जो है ना, आर, ये देखिए आर, यहां देखिए आउटसाइड पे तो आर पे 100% डिपेंड कर रहा है। यहां देखिए, यहां आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से तो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिया आपने, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन है, यानी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्या होती है? मैक्सिमम होती है। देखिए कैसे, आई ग्राफ देख के समझते हैं। हमारे पास तीन कंडीशन है, ठीक है, तीन कंडीशन है, आइए दिखाते हैं आपको। ठीक, ये जो कंडीशन आप ऊपर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ये है जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? वो जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ले रहे हैं, मतलब यहां पर हम डिस्टेंस जीरो मान रहे हैं, आर को जीरो ले रहे हैं। ये पॉइंट है मेरा कैपिटल आर, और फिर इसके आगे जब आप चले जाएंगे तो वो स्मॉल आर बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहां स्फीयर बना के समझाते हैं आपको। जब तक तो आप इनसाइड हैं तब तक तो आपका आर जीरो है, रेडियस लेंगे नहीं ना हम। तो जब तक तो आप सरफेस पर आते हैं, देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर है। ठीक, अब इसके अंदर आएंगे तो भी डिक्रीज करेगा, बाहर जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा, लेकिन फॉर्मूला कह रहा है कि अंदर जब हम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस समय क्या ग्राफ कैसा बनेगा? ये जीरो से लेकर के यहाँ तक का ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि अलोंग द आर चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगा। देख रहे हैं आप, आर बढ़ तो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि आर शुरू कहाँ से होगा? मैक्सिमम कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है, मैक्सिमम इस पॉइंट पर है। उसके बाद यहाँ पहुँचे आप। अब क्या होगा? चूंकि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखाया जा रहा है, तो फिर आपका ग्राफ कैसा चला जाएगा? बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ेगा,
पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिस्टेंस बढ़ाओ या ना बढ़ाओ बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि हमने क्या कहा कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मैक्सिमम होता है, ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम सरफेस से दूर जाने लगोगे, ये आपका जो ग्राफ है ये लगातार इस तरीके से डाउन आने लग जाएगा। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं थोड़ी देर के लिए तो आप इस ग्राफ को पहचानते हैं शायद, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच का ग्राफ है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये लाइन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता, मैंने आपको बताया कि सरफेस पर क्या होगा, सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी मैक्सिमम इन दैट कंडीशन। ठीक है, तो ये आर की कंडीशन है और फिर ये लगातार ग्राफ तुम्हारा डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा ग्राफ, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के वेरिएशन का ग्राफ, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का ग्राफ होगा। फिर से समझ लीजिए, अंदर तो जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर तुम जब आर को बढ़ा भी रहे थे, देखो ना इधर जाने पे आर बढ़ता है, तुम आर को बढ़ा भी रहे थे बेटा तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा था। कहाँ तक, आर तक। जैसे तुम आर पर पहुंचे, सरफेस पर पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एकदम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू किया, पैरेलल चला गया, इसका मतलब बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन जैसे ही तुम सरफेस से दूर गए तो वो ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है लगातार उसमें फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी गिरता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। क्लियर हो गया। तो ये था ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक पार्ट ग्राफ का ये रहा, नीचे देखिए, एक पार्ट ग्राफ का ये रहा और एक पार्ट ग्राफ का ये रहा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, तीनों फार्मूलों के लिए। तो यहाँ पर लगातार डिक्रीजिंग होता है, सरफेस से जब दूर जाते हैं ना तब की बात हो रही है, अवे फ्रॉम द सरफेस की। यहाँ पर मैक्सिमम होता है और जब आप सरफेस के अंदर की तरफ आते हैं तब भी तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर अंदर जीरो हुआ है और यहाँ मैक्सिमम है, अंदर जीरो हो गया कहीं पर भी और यहाँ मैक्सिमम है, तो भाई इधर आने पे डिक्रीज ही तो हुआ, तब तो जीरो बना। तो हम यहाँ भी डिक्रीजिंग मानते हैं, यहाँ मैक्सिमम मानते हैं, यहाँ भी डिक्रीजिंग मानते हैं। चलिए, चलने से पहले फटाफट एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने बना के आपको दिखाया ये असल में क्या था। देखिए ये क्या मैसेज दे रहा है, छोटा सा एक मैसेज इसमें क्लियर हो रहा है कि भाई ये है हमारा एक बंजा भाई स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये सेंटर है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इधर जाएंगे या इधर आएंगे सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर आ जाएंगे या यहाँ पर आ जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स इंटेंसिटी। और जब इधर अवे जाएंगे या इधर अवे जाएंगे तब भी सेम कंडीशन होगी, क्या होगी, दैट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ें तब भी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, सरफेस से बाहर अवे जाएं, दूर चले जाएं तब भी डिक्रीज करती है, बट सरफेस पर ये कंडीशन मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये लो, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का एक कंप्लीट टॉपिक जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है जब हम लोग अपने चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं या उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद आप सरफेस के अंदर चले जाएँ तो भी डिक्रीज करती है, अवे चले जाएँ तो भी डिक्रीज करती है। तो ये था हमारे लिए एप्लीकेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल को हमने हॉलो माना था, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था। ठीक है ना। तो लीजिए, ये रहा पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन, पूरा टॉपिक इसी का पूरा कवर किया करने की हमने कोशिश की है। चलिए आज इतना ही करें थे, अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।